नमस्कार। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, कल हमने आपसे बात की थी कि कैसे दुनिया का एक नया साम्राज्यवाद सामने आ रहा है। इस बार चेहरा बदला हुआ है, रूप बदला हुआ है। भारत को गुलाम करने के तरीके बदल गए। ऐसे लोग जो ऐसे साम्राज्यवादियों के चेहरे को ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, जान नहीं पाते हैं, वो उनकी आगोश में चले जाते हैं, उनकी बाहों में चले जाते हैं और आराम से वो ऐसे लोगों को अपना शिकार बना लेते हैं। छोटा मोटा उनको कुछ हेल्प कर दिया, कुछ पैसे फेंक दिए और फिर उसके बाद अपने तरीके से अपनी शर्तों पर जितना मर्जी होता है, जैसे वो चाहते हैं वो वैसे नचाते हैं। कोविड के बाद पहली बार हम लोग भी ये जान पाए, जिसे हम लोग भी बड़े आदर्शवादी समझते थे, उनके नाम की माला जपते थे, उनके बारे में लोगों को बताते रहते थे कि देखिए कितने बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, समाज सेवी हैं, लोगों के लिए कितना सोचते हैं और खासतौर से गरीब लोगों के लिए, असहाय लोगों के लिए। लेकिन जब धीरे 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 उनकी सच्चाई पता चली तो हम लोगों की भी आंखें खुली। हम कोई जाति दुश्मनी नहीं है, हमारे साथ उनकी कोई जाति दुश्मनी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे उनकी हम लोगों की आंखें खुली। मैं चर्चा कर रहा हूं, बात कर रहा हूं हमारे देश को गुलाम करने वाले नए लोगों की और हमारे देश को गुलामी में जकड़ने वाले ऐसे साम्राज्यवादियों की। उसका चेहरा अलग। बिल गेट्स पिछले 20 वर्षों से भारत को एक प्रकार से गुलाम बना लिया है। हर एक तंत्र पे बिल गेट्स का कब्जा हो गया है। और आज मैं खुलासा करने जा रहा हूं कि भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री को मोदी जी ने आखिर में पहचान लिया और मोदी ने उसे बाहर का रास्ता दिखाया। उन्हें न सिर्फ उनको सरकार से बाहर जाना पड़ा, बल्कि पार्टी में भी कोई जगह नहीं मिली। लेकिन चूंकि इनका संपर्क ऐसे ऐसे लोगों से था जो डीप पॉकेट के लोग हैं, मतलब पैसे वाले लोग हैं, दुनिया के बड़े धनी लोगों में शामिल लोगों से इनका व्यक्तिगत जान पहचान हो गई है, बड़ा अच्छा रिश्ता बन गया है। उसकी वजह से ये गलत नैरेटिव चलाने का काम कर रही थी। कभी कभी ये भी खबर प्लांट हो जाता था कि वो तो भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन सकती है, अभी भी इस दौड़ में है, तो चला दिया जाता है खबर। फिर ये हुआ कि नहीं। आप सोचिए, अमेठी में पहली बार हारने के बाद भी उन्हें मोदी की सरकार में मंत्री बनाया गया। कौन था जो इसके पीछे लॉबिंग कर रहा था? अब वो सारे राज खुल करके सामने आए और मोदी को जब ये सारी बातों की जानकारी हुई तो मोदी ने आउट ऑफ बॉक्स जाकर के बिना कोई देर किए हुए पत्ता साफ कर दिया, रास्ता बंद कर दिया। सरकार से भी गए और पार्टी से भी गए। कैसे ये लोग मैनेज करते हैं आज इस मुद्दे पर कि खाली पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर में नहीं, एक जो स्थायी सरकार कहलाती है वो है ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी कैसे इसका ताना बाना बुनती है, कैसे नेताओं को फंसाती है, कैसे वर्ल्ड माफिया के साथ हॉबनॉबिंग करती है और फिर किसी एक को किसी के करीब पहुंचा देती है, किसी को किसी से दूर कर देती है। इस पूरे खेल को समझने के लिए आज हमारे साथ एक पूर्व आईपीएस अधिकारी, जो न सिर्फ आईपीएस अधिकारी रहे हैं,
आजकल फिल्म प्रोड्यूसर हैं, उनकी कंपनी फिल्म प्रोड्यूस कर रही है, साहित्यकार भी हैं, लेखक भी हैं, कई किताबों को उन्होंने रचना की है। आज वो अंदरूनी बात बताएंगे कि कैसे पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को ब्यूरोक्रेट अपने कब्जे में लेते हैं और फिर अपना खेल चलाते हैं। तो स्वागत करते हैं आज दोबारा उदय सहाय जी का। बहुत बहुत स्वागत है उदय सहाय जी। उदय सहाय जी को आपने कई बार क्यूबाइट नेटवर्क पे देखा होगा। उदय जी, मैंने तो आपका परिचय दे ही दिया है। आज आप कुछ इनसाइड स्टोरी बताएंगे कि ब्यूरोक्रेसी कैसे काम करती है और कैसे नेता उनके चंगुल में फंसते हैं और कैसे ये जो न्यू इंपीरियलिज्म है, जो नव साम्राज्यवाद है, उसका जो नया चेहरा आया है सामने में, उसके बारे में आप कुछ इनसाइड स्टोरी दर्शकों से शेयर करेंगे। उदय जी। धन्यवाद आशुतोष, आपने ये थैंक यू। प्लेटफॉर्म दिया इस विषय पे अपनी बात रखने के लिए। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कल भी जैसा कि आपने देखा कि डॉक्टर साहब ने बड़े ही तफसील से बताई क्या बैकग्राउंड है बिल गेट्स जैसे लोगों का, जो पिछले एक दशक से या उससे भी ज़्यादा से पूरे इंडियन इकोनॉमी को और उसके डिफरेंट सेक्टर्स को ऑलमोस्ट अपने मकड़ जाल में ले रखा है। उनकी किताब वो बहुत रिवीलिंग है और उसको पढ़ने की ज़रूरत है। मैंने अभी पढ़ी नहीं है, लेकिन कल मैं काफ़ी इंस्पायर्ड हुआ कि आई मस्ट रीड व्हाट ही हैज़ रिटन, एक्सप्लेनिंग एट लेंथ। वो 150-200 पेज के किताब में कई सामग्री आपको मिलेंगे कि कैसे ये चेहरे पूरी की पूरी सिस्टम को अपने काबू में करती हैं। और उसका एक बड़ा फेस मैं कहूँगा वो बिल गेट्स बन चुके हैं। जो क्लासिकल कॉलोनियलिज्म था, जैसा कि आप जानते हैं, अगर आप वापस मुड़ के देखें तो इतिहास क्लियरली बताता है कि वो एक हाथ में वो सोर्ड और एक हाथ में क्रॉस जो कि सिंबल था रिलीजन का, और सोर्ड जो कि सिंबल था अथॉरिटी का, पावर का। ये दोनों के तालमेल से लोगों पर जो जिसमें डायरेक्टली सोर्ड काम करता था वहाँ सोर्ड का इस्तेमाल करते थे, जहाँ बैकडोर एंट्री की ज़रूरत पड़ती थी वहाँ धर्म जैसी चीज़ का इस्तेमाल करके वो मेजरली यहाँ पर उन्होंने कई 100 साल तक राज्य किए। ये बात अब लोगों को पता चल गया है, क्योंकि लोगों ने एक डिस्टेंट व्यू लिया। उनका पास्ट पर नॉलेज भी पहले से काफ़ी ज़्यादा प्रोफाउंड हुआ है। आज ज़रूरत है दोस्त कि उसके बदले हुए स्वरूप को समझने की, जिसे सोशल साइंस की भाषा में हम लोग नियो कॉलोनियलिज्म कहते हैं। और उस नियो कॉलोनियलिज्म के बहुत सारे चेहरे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। आज के इस डिबेट और डिस्कशन के कॉन्टेक्स्ट में जो सबसे इम्पोर्टेंट चेहरा हमें दिखता है वो बिल गेट्स का ही है। आप देखेंगे कि पिछले एक दशक में ऑलमोस्ट मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास के जहन पर वो छाया रहा कि जिसने माइक्रोसॉफ्ट से ट्रांसेंड करके पूरा इंडियन डेवलपमेंटल सेक्टर जो है, और जिसमें दोनों हेल्थ सेक्टर है और एजुकेशन सेक्टर है, उस पर अपना साम्राज्य फैलाया। और हम सब के दिमाग में बैठ गया कि वो कितना बड़ा फिलैंथ्रोपिस्ट है। और उसकी फिलैंथ्रोपी पहली बार एक्सपोज हुई पिछले कोविड के समय, जब हमें पता चला कि ये डेवलपमेंटल सेक्टर की आड़ में जो पूरा का पूरा एक फार्मा सेक्टर है, उसने किस तरह से अपनी फंड फैलाए और उसमें पूरे वर्ल्ड ही नहीं हिंदुस्तान को भी निगलने की कोशिश की। तो मेरा ये कहना है कि ये कैसे ऑपरेट करते हैं, इसको समझने के लिए मोटे तौर पे आप में से जिनको भी सरकार के साथ थोड़ा काम करने का मौका मिला है, वो आप अप्रिशिएट करेंगे कि चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, आजकल कई कंसल्टिंग फर्म्स इंगेज किए जाते हैं। कंसल्टिंग फर्म्स मोस्टली इंटरनेशनल फर्म्स हैं, और ये इंटरनेशनल फर्म्स में कुछ बहुत बड़े बड़े नाम हैं
जिसके बारे में लोग सोच भी नहीं सकते कि वो किस तरह आपके ड्राइंग रूम से आपके बेडरूम में घुस रहे हैं, आपके देश के हितों को वो कहीं ना कहीं सीरियसली कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, क्योंकि उनका प्रॉफिट ही है एट एनी कॉस्ट। प्रॉफिट उनका उनका उद्देश्य ही है एट एनी कॉस्ट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के इस गेम में अगर आप उनको देखें तो अधिकतर मंत्रालय में ये कंसल्टिंग फर्म्स अपनी दखल बढ़ा चुके हैं। ये कंसल्टिंग फर्म्स में जैसे अर्न्स्ट एंड यंग है, मैकेंजी है, प्राइस वाटर कूपर है, डेलॉयट है, वगैरह वगैरह, करीब करीब 6-7 है। बड़े नाम में KPMG है। और जब ये आते हैं तो नेचुरली आपको ग्लोबल नॉलेज का एक एश्योरेंस देते हैं, और वो नॉलेज टेक्निकल नॉलेज भी है, वो हैंड होल्डिंग का नॉलेज भी है, तमाम तरह की नई चीज़ आप भी चूँकि पूरी ग्लोबल इकॉनमी से इंटीग्रेट होना चाहते हैं तो उसका रास्ता क्या हो, उसके लिए अनुभवी लोगों को लेने की ज़रूरत पड़ती है, और ये उनके रिप्रेजेंटेटिव्स बन के आते हैं। और वो आते हैं फिलैंथ्रोपी के लिए नहीं, वो बड़े बड़े टेंडर, करोड़ों के टेंडर होते हैं जिसमें इनका जो पूरा का पूरा पेनिट्रेशन होता है उसमें टर्नओवर जैसी कई चीज़ें इनके लिए बहुत इनके काम आती हैं, और एक्सपीरियंस काम आती हैं। किस तरह के क्लाइंट्स पूरे वर्ल्ड में इन्होंने हैंडल किए हैं वो काम आते हैं। जब ये आते हैं, मुझे मौका मिला है सरकार में रहने वक्त कि मैं उसमें से कुछ प्रेजेंटेशंस में शामिल हूँ। आप माने कि वो जो प्रेजेंटेशंस होते हैं इनके, उसमें सरकार के 7-8 लोग होते हैं, जिसमें 1-2 सीनियर लोग भी होते हैं, लेकिन इनके तरफ से 1 दर्जन की टीम, पूरी भव्य टीम, वो गोरे गोरे चेहरे, सूट और टाई में आकर ऐसी बहुत ही जैजी प्रेजेंटेशन जब करते हैं तो लोग अवाक होकर उसको देखते हैं, और देखते हैं कि शायद खुदा के बाद अगर कोई उनको बचाने वाला है आज की क्राइसिस से तो यही लोग हैं। और दैट इज़ हाउ दे पेनिट्रेट ऑल द मिनिस्ट्रीज इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मिनिस्ट्री में जहाँ जहाँ ये पेनिट्रेट किया है इन्होंने, वो साथ के साथ उनका मार्केटिंग ऑपरेशन चलता रहता है स्टेट्स में। जाहिर है कि वो चाहे कांग्रेस रूल्ड स्टेट हो, चाहे वो भाजपा रूल्ड स्टेट्स हो, जब इनका टेंडर फिलअप होता है और ये जब प्रेजेंटेशन करते हैं तो सबसे बड़ी चीज़ जो इनके फेवर में जाती है कि इनके पास सेंट्रल गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी है और अनुभव है, और उसके आधार पे जब स्टेट गवर्नमेंट के ब्यूरोक्रेट्स देखते हैं कि अरे ये तो मिनिस्ट्री ऑफ HRD में, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन डेवलपमेंट में, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में, मिनिस्ट्री HRD मिनिस्ट्री वगैरह वगैरह, ये ऑलरेडी वहाँ पर हैं, उनको उनके नॉलेज पार्टनर हैं, तो उनको बहुत बड़ा एक तरह का लीवे मिलता है और वो वहाँ प्रवेश कर जाते हैं। प्रवेश करने के बाद अमूमन ये ऑपरेट बड़े इंटरेस्टिंग ढंग से करते हैं। शुरू में तो 10-12 लोग इनके दिखेंगे और ये कहते हैं कि ये तुम्हारा फ्रंट लेयर है। फ्रंट लेयर के पीछे एक सेकंड लेयर है जो फ्रंट लेयर को हैंड होल्डिंग करता है, और उसके पीछे फिर ग्लोबल प्लेयर्स हैं, और इस तरह के 3-4 लेयर्स ऑफ नॉलेज का ये वादा करते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स के समय भी इस तरह के हमारे पास होलसेल और रिटेलर करीब 150 इंटरनेशनल कंसल्टेंट थे, और उसमें कुछ नेचुरली इस तरह के जो कंसल्टिंग फर्म्स भी, नाम लेना उचित नहीं है, वो पब्लिक डोमेन में है, और मैं देखता था कि हाउ डू दे ऑपरेट इनके जो, और ये इंडिया के जो अच्छे इंस्टीट्यूशन सो कॉल्ड हैं, चाहे वो सेंट स्टीफेंस हो, चाहे वो IIM हो, चाहे वो IIT हो, उस तरह के लड़के लड़कियां को ये हायर करते हैं डिपेंडिंग ऑन क्लाइंट का क्या वो प्रोजेक्ट का स्टेटस क्या है और क्लाइंट का प्रोफाइल क्या है। तो बेस्ट ऑफ टैलेंट जो अंग्रेजी, हिंदी, किसी भी भाषा में वो AI इक्विप्ड वगैरह वगैरह, वो लड़के लड़कियां का ज़्यादा नहीं, 2-3 लोगों का टीम एक प्रोजेक्ट पर हो जाता है। इस प्रोजेक्ट को अकाउंट कहा जाता है। उस अकाउंट पर 2-3 लोग उसमें लग जाते हैं। अब सरकार में जो डिसीजन मेकिंग होती है मोटे तौर पे 2 तरीके से होती है। कुछ होती है जिसे हम कहते हैं बॉटम अप,
बॉटम अप का मतलब है कि वो नोट शुरू होता है असिस्टेंट से, और फिर वो सेक्शन ऑफिसर के पास जाएगा, और या अंडर सेक्रेटरी के पास जाएगा, फिर डायरेक्टर के पास जाएगा, फिर जॉइंट सेक्रेटरी के पास जाएगा, और डिपेंडिंग ऑन स्केल फाइनली वो एडिशनल सेक्रेटरी के पास भी जाएगा। ये हुआ बॉटम अप। और इसमें से जो क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स हैं या इनिशिएटिव्स हैं या उस तरह की ग्लोबल पार्टिसिपेशन जैसा मामला हो, उसमें अमूमन ये बॉटम अप ना हो के टॉप डाउन होता है। टॉप डाउन का मतलब है कि कम से कम डायरेक्टर लेवल पे नोट शुरू होता है, और कई केसेस में जॉइंट सेक्रेटरी ऑलमोस्ट लाइक अ पार्टनर इन डायरेक्टर उसको वो तैयार करते हैं। अब अनफॉर्चुनेटली ये जो सिविल सर्वेंट्स हैं, ये साल 2 साल पहले उस मिनिस्ट्री में आए होते हैं। अभी आज अगर हेल्थ मिनिस्ट्री में है तो कल वो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में थे, या अगर वो डेपुटेशन पे जुम्मे 4 दिन पहले आए हैं, महीने 2 महीने पहले आए हैं, तो वो स्टेट गवर्नमेंट में वो डीएम थे या वगैरह वगैरह। अब उनके पास कोई डोमेन एक्सपर्टीज सही मामले में रहती नहीं होता। वो एक्सपोजर होता है ज़रूर, और वो एक्सपोजर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दिन भर उसी चीज़ को आप डिस्कस कर रहे हैं, तो एक मोटा, सो दे नो बट दे डोंट नो डीप इनफ टू टेक सच क्रिटिकल व्यू। तो वो नोटिंग्स के लिए ये जो बच्चे हैं या जो यंग इम्प्रेसिव ये ब्राइट लड़के लड़कियां दिखती हैं, ये हैंडी आते हैं। उनको कहा जाता है कई बार जब बैप्टिज्म बाय फायर जैसी स्थिति होती है और नहीं, डू इट यस्टरडे जैसा इंस्ट्रक्शन आता है, उनको ये बैप्टाइज टाइमलाइन किया क्या है, जाता तो हाँ, उनको ये डू इट यस्टरडे मतलब आप तुरंत करके लाइए। अब तुरंत करके लाने के पास मैंने आधे घंटे में लाइए, 1 घंटे में लाइए, 2 घंटे में लाइए, तो उसमें ये बच्चे बड़े काम आते हैं। और ये बच्चे अपनी ट्रेनिंग, अपना बैक सपोर्ट, बैक एंड ऑफिस के आधार पे फटाफट नोट बना के 1.5 घंटे 2 घंटे में ड्राफ्ट नोट ले आते हैं, और उसको फिर जॉइंट सेक्रेटरी साहब ने पढ़ा, डिप्टी सेक्रेटरी साहब ने पढ़ा, डायरेक्टर साहब ने पढ़ा, और उसके बाद जिस लेवल पे भी उसको इनिशिएट होना है वहाँ से नोट शुरू हो गया। और ये डिपेंडेंस बहुत तेज़ी से बढ़ता है, और चूंकि इनकी अंग्रेजी अच्छी होती है, ड्राफ्टिंग अच्छी होती है, टेक्नोलॉजी वाइज ये थोड़े एडवांस्ड होते हैं। इसमें से कुछ लोग बाहर से भी पढ़ के आए होते हैं और इंडिया में भी बेस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन के होते हैं, तो उनके नॉलेज पर या उनके प्रेजेंटेशन पर किसी का शक शुबा नहीं होता। लेकिन इस प्रोसेस में जो अलार्मिंग चीज़ होती है वो होती है पूरी सरकारी तंत्र, गवर्नेंस का जो तंत्र है, उसकी कंप्लीट इंसाइट इनके पास 2 महीने 4 महीने 6 महीने में इसलिए आ जाता है कि ये ऑथराइज होते हैं डेटा कलेक्शन के लिए, या उससे पूछ लो उससे पूछ लो, उन्हें दे हैव अ कंप्लीट एक्सेस टू दैट पर्टिकुलर मिनिस्ट्री एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये कोई ऐसी फिल्टरिंग नहीं है कि इनको नीड टू नो बेसिस पे ही कोई डेटा दिया जाए। ये आके डेटा सेक्शन ऑफिसर से भी ले लिया इन्होंने, ज़रूरत पड़ी तो डिप्टी सेक्रेटरी से ले लिया, ज़रूरत पड़ी तो उसकी जो सबॉर्डिनेट ऑफिस है उस मिनिस्ट्री की, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जैसी जगह है, उनके एमडी से मांग ली। और सिंस पीपल नो देम एज अ क्लोज कॉन्फिडेंट ऑफ वेरी सीनियर ऑफिसर्स, तो वो उनको एकदम अनहिंडर्ड एक्सेस मिलता है। स्टेट लेवल पे स्थिति और भी इंटरेस्टिंग है। मुझे याद है हरियाणा जैसे स्टेट का मैं आपको हवाला देना चाहूँगा, जहाँ पर इस तरह की कंसल्टिंग के आड़ में ऑलमोस्ट जितने जिले थे उसका डेटा शेयरिंग इनके साथ होने लगा। और होने लगा का मतलब है कि आपको उस पर्टिकुलर जिले की जितनी लेयर्स ऑफ डेटा है, जितनी लेयर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, फॉर्मल इनफॉर्मल तमाम चीज़ें इनके हाथ में होती हैं। तो मैं आपको लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट ये बता रहा था कि न्यू कॉलोनियल गवर्नेंस आज के डेट में कैसे होता है। कहने को आपके लोग हैं, कहने को आपकी सरकार है, आपका मंत्रालय है, आपके स्टेट गवर्नमेंट का सेक्रेटेरिएट है, लेकिन उसके पीछे इनविजिबल फोर्सेस के तौर पे ये बड़े बड़े जायंट्स। और इतना ही नहीं, आई मीन एक पर्टिकुलर केस में मुझे याद है कि
एक प्रोजेक्ट में हमसे कुछ लोगों ने राय पूछी कि इतने पैसे बाहर से मंगाने हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी है और वो पॉलिटिकल पार्टी इस पैसे को बाहर से मंगाना, उसका बेस्ट तरीका क्या हो सकता है कि ऐसा भी न लगे कि ये मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, ऐसा भी न लगे कि ये पैसे का मेजर खेल हो रहा है। तो जो बात करते करते ही बहुत जल्दी ही सामने चीज आई कि बेस्ट है कि आप इन कंसल्टिंग फर्म्स को अपना क्लाइंट बना लें, और वो कंसल्टिंग फर्म उसकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट से लेकर उसकी जितनी टैक्सेशन इश्यूज से लेकर सब कुछ एड्रेस करके एक पर्टिकुलर फीस वो कट के तौर पे लेंगे, और पूरा का पूरा वो डूबियस पैसा बाहर से आपके टेबल पे होगा, और कोई उसकी डॉक्यूमेंटेशन इतनी तगड़ी होगी कि कोई आंख उठाकर भी नहीं देखेगा कि ये पैसे आए तो अचानक कैसे आए, किस सोर्स से आए, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये एक बैकग्राउंड के तौर पे मैं दोस्तों बता रहा हूँ कि कई बार even the officers are not aware about these deeper dynamics of these consulting firm, and they are operating in a big way. Number one. Number two, आप कहेंगे कि नहीं ये तो सीनियर लेवल पे तो मंत्री जी वगैरह को पता होगा। मुझे ऐसा लगता है कि कई केसेस में पता भी नहीं होता, इग्नोरेंस होता है, और कई केसेस में क्राइम्स होता है। मुझे याद है हमारे बहुत क्लोज मित्र होते थे, उस समय जॉइंट सेक्रेटरी कंसर्न थे वुमेन चाइल्ड मंत्रालय में, और मैं उनको देखता था कि कैसे बिल गेट्स जब भी भारत आते थे तो वो कैसे बिछ जाते थे, और बड़ा एक दो बार मैंने उनसे बातचीत करने की भी कोशिश की कि जस्ट बिकॉज एवरीबडी इज सेइंग कि बिल गेट्स इज अ ग्रेट गाय, आप तो ऑफिसर हो तो आंख कान खोल के देखना चाहिए। लेकिन मैंने देखा कि वो एक अलग तरह का इंटरेस्ट और छोटी छोटी लालचों से गवर्न होके, और ये बड़े बहुत सिस्टमैटिकली बिल्ड करते हैं अपना पूरा का पूरा क्लाइंटेल, और वो उनके क्लाइंटेल बच्चों में को, उनके बीवी को, उनके परिवार को ऑबलाइज करते हैं, इस तरह का भी है। वो बहुत इंटरेस्टिंग, वो इसलिए इस तरह वो उसको घूस नहीं मानते, वो उसको मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट मानते हैं। फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर केस में हमने देखा कि इन्हीं फर्म में से एक मेरा जानकार था जो काफ़ी सीनियर पोजीशन पे था, तो धीरे धीरे वो खुला तो उसने खुद शेयर किया कि हम नीड असेसमेंट करते हैं शुरू में। नीड असेसमेंट का मतलब है कि पियोन की एक बेचारे की नीड है, साइकिल से आता है, वो सोचता है हमें स्कूटर खरीद मिल जाता सेक्रेटेरिएट आने के लिए या मंत्रालय आने के लिए, ये बस से आने से बच जाता, तो उसकी एक छोटी सी नीड है। सेक्शन ऑफिसर है, उसकी लड़की की शादी है और वो दिन भर अपने ऑफिस और घर का चक्कर लगाता रहता है, तो वो भी एक नीड है। मिडिल लेवल पे जॉइंट सेक्रेटरी डायरेक्टर लेवल पे बच्चा बड़ा हो गया है, पूरे जीवन ऐसा कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म नहीं किया, और करता भी अगर कंपटीशन वाला देता तो होने की संभावना बहुत कम थी, और अचानक उसका फेलोशिप मिल गया अमेरिका में। और ये जो चेयर्स वगैरह जो वहाँ पर अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में होती है, वो बड़े पैसे का खेल है, एंड दैट मनी वी मे थिंक एज करप्शन, दे कॉल इट मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट। एक प्रोजेक्ट का मान लीजिए कि एक 5,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, और उसमें एक मार्केटिंग पे 10% खर्च करना है या 8% खर्च करना है, तो उस हिसाब से बहुत पीनट्स पैसा आपको लगेगा, इस तरह का इन्वेस्टमेंट। और उससे भी ऊपर आप जाइए तो और भी बड़ा खेल है, पॉलिसी ट्विकिंग है, वगैरह वगैरह। अब इस बैकड्रॉप में अगर आप देखें तो अभी स्मृति ईरानी जी का जो पूरा का पूरा सोप ओपेरा के रास्ते से ये एक तरह से इनको रिस्पेक्टेबिलिटी देने की कोशिश कर रही हैं, एज इफ कि अमेरिका का बहुत बड़ा क्रेडिबल चेहरा हमारे आपके सामने है, और वो जो कह रहा है फिर उस पर सवाल उठाने की ज़रूरत क्यों है या क्यों हो। स्मृति ईरानी, मैं बिना कुछ जाने ये कहने की स्थिति में नहीं हूँ, और जजमेंटल में नहीं हूँ कि हाँ वो जानबूझ के वाइडर फोर्सेस से कोलूशन के साथ कर रही हैं। इग्नोरेंस भी हो सकता है, लेकिन कानून की नज़रों में इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो ब्लिस। उससे अगर कभी डिफेंस। वो फंसेंगी या उस मकड़ जाल में पड़ेंगी, तो ये उनको जस्टिफिकेशन कभी नहीं मिलेगा कि मुझे तो मालूम ही नहीं था। मुझे
आप मंत्री हैं, आप सेक्रेटरी हैं, और आप ये प्ली कभी भी लेंगे तो फिर कानून के अपने हिसाब होते हैं। आपका जब गर्दन पकड़ाता है तो बड़े बड़े नपते हैं, और नपते ही रहे हैं। आपके सामने एक दो नहीं, सैकड़ों एग्जाम्पल हैं पूरे कंट्री में। तो स्मृति ईरानी को इस बात, और ये आज की बात नहीं है, मुझे याद है जब वो जॉइंट सेक्रेटरी, हमारे मित्र, कभी कभार मुलाकात होती थी, तो उस जमाने में मैंने ही वॉज बोल्ड ओवर उनकी, ओवर दिस फेलो। और ऐसा लगता था कि जैसे वो जिस दिन मिलिंडा आई तब तो और भी सोने में सुहागा हो गया। और वो कहते थे कि हाँ, ये थोड़ा सा ट्रिकी डिफिकल्ट कैरेक्टर है, बट मिलिंडा तो मिलिंडा है, मिलिंडा आई तब तो पूरा का पूरा। तो एक इम्प्रेशन ये जरूर था कि मिलिंडा इज अ फेयर आउट ऑफ द टू। ये आदमी जो है ये बिल्कुल ही कमर्शियली ड्रिवन आदमी है, और इसकी आड़ में डेवलपमेंटल सेक्टर के, हेल्थ इश्यूज के आड़ में, हेल्थ सेक्टर के आड़ में, एजुकेशन सेक्टर के आड़ में, जो बड़ा ही रेस्पेक्टेबल सेक्टर माना जाता है आज भी कई ब्यूरोक्रेट्स आपको मिलेंगे, उनका सपना होता है कि हम इकोनॉमिक सेक्टर से ज़्यादा डेवलपमेंटल सेक्टर पे काम करें। मेरे जहन में 2-3 नाम आते हैं जिनको ये मुगालते हैं, और बहुत एक खुशफहमी रही कि हमने हेल्थ सेक्टर पे काम किया, हमने ऑक्सफैम के साथ काम किया, हमने बिल गेट्स के साथ काम किया, और वो शायद उसी मुगालते में किताब लिखी आपने, आप कई कॉन्फ्रेंसेस में गए, आप वगैरह वगैरह। मतलब छोटे छोटे, ये बहुत बड़े, मैं ईमानदार अफसरों की बात कर रहा हूँ ख़ास तौर पे, और जो जो मिक्सड अप हैं, जो ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड ऑफिसर हैं, वो तो क्या करते हैं उसके लिए बहुत एक अलग ही बहस की ज़रूरत है कि हाउ डू दे ऑपरेट। बिकॉज अनफॉर्चुनेटली हमारे कंट्री में, मैं आपसे साझा करना चाहूँगा कि मैं लिटरेचर ब्राउज कर रहा था, और मुझे लगा कि जो पूरा का पूरा हिंदी लिटरेचर फॉर एग्जांपल, अगर आप देखें कि उनका लेखन की पहुंच कहाँ तक है, तो उनकी लेखन की पहुंच जिले के आगे है ही नहीं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैसे ऑपरेट करती है, PS2 मिनिस्टर की दुनिया क्या है, सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की दुनिया क्या है, कैबिनेट सेक्रेटरी तो बहुत दूर की बात है। मोस्ट ऑफ दीज जर्नलिस्ट and none of these writers have any access or any realistic hands-on information about how the system works at the top level. आप चाहे उपमन्यु चटर्जी का इंग्लिश ऑगस्ट पढ़ लें, या राग दरबारी पढ़ लें श्रीलाल शुक्ल जी का, इस तरह के कुछ इक्के दुक्के लिटरेचर हैं जो रियलिस्टिक हैं, बट उनकी पहुंच वही जिले तक खत्म। DM साहब तक पहुंच गए तो बहुत बड़े पहुंच गए। ये उनका एक मेंटल शैलोनेस भी दिखाता है, और लैक ऑफ रिसोर्सफुलनेस इन टर्म्स ऑफ हैविंग एक्सेस विद द टॉप ब्यूरोक्रेसी भी स्पष्ट करता है। लेकिन वो इसलिए ये बहुत ही कैमोफ्लेज जिनकी जीते हैं। जो पॉलिटिशियंस हैं उनका तो फिर भी वो ग्लेयर में रहना उनका मजबूरी है, और सर्वाइवल के लिए भी जरूरी है, चाहे वो मीडिया का ग्लेयर हो, चाहे लगातार बने रहने का ग्लेयर हो। मुझे याद है कि चंद्रशेखर जी कहा करते थे, नाम हो या बदनाम हो, ना बने रहना चाहिए। तो दे आर, उसमें वहाँ पर नॉर्म्स अलग हैं। वो नॉर्म्स ये नहीं है कि अच्छे चीजों में ही। आपको लगता है कि ये स्मृति ईरानी की जो बाहर किया गया है सरकार से, क्योंकि मैं हैरान था, पूरी दुनिया हैरान थी, और उसके बाद कई तरह की गॉसिप्स पावर गैलरी में रही और आम जनों के बीच में, जो बहुत ही गलत गॉसिप थी। अमेठी से चुनाव हारने के बाद भी उनको सरकार में शामिल किया गया, और अब जो इनका लिंक दिख रहा है बिल गेट्स के साथ, और एक जमाने में इवन मुकेश अंबानी के साथ भी इनके बड़े अच्छे ताल्लुकात की खबरें पावर गैलरी में आई, लेकिन बिल गेट्स के साथ जो इनका मिलन है, ये और बात है कि बिल गेट्स तो मोदी जी के भी इसमें पहुंच गए, और फिर बहुत सारे ऐसे ब्यूरोक्रेट्स, इस तरह के मंत्री जिनका की बहुत जबरदस्त क्लोजनेस है बिल गेट्स से। तो आपको लगता है कि बिल गेट्स के बारे में, या अभी सरकार ने फैसला लिया है, ये जो कंसल्टिंग फर्म्स हैं, 65,000 करोड़ रुपए ड्रेन हो रहे थे इन सारे कंसल्टिंग फर्म्स को फीस के रूप में। अब 65,000 है कि 45,000 है कि 35,000 का, आई डोंट नो एग्जैक्टली, लेकिन लोग कहते हैं कि हजारों करोड़ रुपए ड्रेन किए जा रहे थे सारे स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इन कंसल्टिंग फर्म्स को।
और अभी सरकार को समझ में आई है ये ट्रम्प टैरिफ के बाद, जब आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर भारत का कैंपेन थोड़ा जोर पकड़ा है, तो सरकार धीरे धीरे टेक्नोलॉजी के भी जरिए में जैसे जोहो को आगे बढ़ा रही है। सरकार धीरे धीरे इस तरह के जो सफेद ब्रोकर्स है, दलाल हैं, जिन्होंने सरकार के सिस्टम को हाईजैक कर लिया है, उसको धीरे धीरे बाहर कर रही है। सरकार को ये बात समझ में आ गई है। जो जिस टाई कोट, गोरा चेहरा, अच्छी अंग्रेजी, इस सब का आपने जिक्र किया, वो सरकार को धीरे धीरे समझ में आ गई। तो क्या सरकार ने जो स्मृति ईरानी को, या स्मृति ईरानी इस बार सरकार में नहीं है, अभी बीच में हवा उड़ी थी कि वो पार्टी की प्रेसिडेंट बन जाएंगी, ये सब हमको लगता है कि टारगेटेड एक पीआर कैंपेन होता है, क्योंकि वो पैसे वालों के साथ उनका संपर्क है और उनके साथ उठना बैठना, आईआईसी में बैठना, अलग अलग जो सेंटर्स हैं, खान मार्केट और इस तरह के सेंटर्स में बैठना, वहीं से स्टोरी डिसाइड करना, चलो भाई आज स्टोरी कर लो। तो ये जो जब इनको कहीं नहीं मिला, सरकार ने इनको आउट किया और सरकार को इनकी सच्चाई पता चली, तो अब इनके लिए नया रास्ता खुल गया कि चलो वहां चलते हैं। क्योंकि आधार पूनावाला जो सीरम इंस्टीट्यूट का मालिक है, उसने थर्मा प्रोडक्शन में, जो करण जौहर का प्रोडक्शन है, उसमें 50% स्टेक ले लिया है। तो और ये जो बालाजी टेलीफिल्म है, एकता कपूर की, उनको भी पैसे मिलते होंगे इस तरह के सोप ओपेरा से। तो वो छोटा स्क्रीन और बड़ा स्क्रीन, ओटीटी से लेकर के 70 mm तक, वो हर जगह अब बिल गेट्स उसको कैप्चर करना चाहता है, क्योंकि इधर तो हो गया, इधर ब्यूरोक्रेट्स तो कब्जे में आ गए। तो जो प्रचार माध्यम है, उसको उसको कंट्रोल करना चाह रहे हैं, और इसकी भनक सरकार को लग गई है, आपको लगता है? देखिए आशुतोष, शुरू करूंगा मैं स्मृति ईरानी जी से। मैं ये नहीं जानता कि उनके ऐसे मोटिव के पर्दाफाश के कारण उन्हें सरकार से बाहर किया गया। मेरे पास वो डेटा नहीं है। हाँ, चूंकि मैं भी दिल्ली में रहता हूँ, सरकार का हिस्सा होने के कारण गाहे बगाहे लोगों से मिलता रहता हूँ, जो सर्विंग ऑफिसर्स हैं और जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, तो भनक तो ऐसी मिलती है उनके कंडक्ट। जो जब वो मंत्री थी, वो नज़दीक से मुझे भी डेटा कुछ ऑफिसर्स को करीब से जानने के कारण मिलता रहा है। लेकिन ये बात तय है कि इस मामले में मोदी जी काफ़ी इवॉल्विंग पर्सनालिटी साबित हुए, इस सेंस में कि आदमी वो आदमी इसलिए है कि वो गलती करता है, तो पहचानने में भले ही उनको थोड़ा देर लगा, और शुरू में उन्होंने भी इन कैरेक्टर्स को लिफ्ट दिया, लेकिन जैसे उनको इंडिया फर्स्ट वाले एटीट्यूड के कारण, मुझे लगता है जैसे उनको लगा कि ये नेशनल इंटरेस्ट के लार्जर पर्सपेक्टिव में डिट्रीमेंटल हैं, तुरंत दूरी उन्होंने बनाई। और लेकिन दूरी सरकार का हमारे यहाँ इतना बड़ा तंत्र है कि लेफ्ट हैंड को पता नहीं होता है कि राइट हैंड कर क्या रहा है। तो वो बात, और ये ऐसी चीज़ आप कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जाहिर भी नहीं करते, वो मैच्योरिटी भी नहीं है गवर्नेंस का। तो इन जनरल अगर आप आज भी कई ऑफिसर से बात करें कटिंग एज पे, सो दे डोंट सी बिल गेट्स एज अ ग्रेट, कोई हार्मफुल कैरेक्टर, क्योंकि वो परकोलेट ही नहीं हुआ है इम्प्रेशन। ये तो आप जैसे हिम्मती जर्नलिस्टों को के जज्बे को मैं सलाम करता हूँ कि अपनी इन बातों को तमाम उस बड़े तरह के दुश्मनों के बीच में घिरे होने के बाद भी आप उठाते हैं और जनता तक पहुंचाते हैं। और अगर हाँ, लगता है कि उदय जी का नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है। हो सकता है दीपावली के बाद अभी पर्व का माहौल चल रहा है। हालांकि मैं तो बहुत दूर हूँ राजधानी से, वो तो राजधानी के करीब है, एनसीआर में है, लेकिन लगता है कि कनेक्टिविटी नहीं चल रही है। लेकिन जो इनसाइट दे रहे थे उदय सहाय जी, वो अपने सरकारी ऑफिसरों के हवाले से, जो उनके संपर्क में है, पावर गैलरी में बैठते हैं, उनके हवाले से कह रहे हैं कि अब शायद मोदी जी को इस बात का यकीन हो गया है कि गड़बड़ियां कहीं कहीं कुछ कुछ स्तर पे चल रही थी, और ये जो नया साम्राज्यवाद है, वो चोला ओढ़ करके नए नए कैरेक्टर को अपने जद में लेकर के काम कर रहे हैं। और इसका सीधा तात्पर्य है स्मृति ईरानी का कैबिनेट से उनको आउट किया जाना और पार्टी में भी कोई जगह नहीं देना।
इसका मतलब है कि सरकार अब समझ रही है कि किसका संबंध किससे है। स्मृति ईरानी को शायद नहीं मालूम है कि वो अनजाने में बिल गेट्स जैसे व्यक्ति के साथ अपना रास्ता बना करके बहुत बड़ा नुकसान कर रही है, खुद का भी और देश का भी। आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री जी निश्चित रूप से होशियार रहेंगे, इसका हम सबको इल्म है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।